चलिए आज से हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, दैट इज़ वर्ल्ड रीजनल जोग्राफ़ी। देखिए, वर्ल्ड रीजनल जोग्राफ़ी क्यों इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है? पहला सवाल ये है, दुनिया तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन के घेरे में कवर होती जा रही है। वैश्वीकरण, आज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस इतना है कि आज पूरा वर्ल्ड एक क्लिक या एक कॉन्टैक्ट कॉल, एक डायल से कनेक्टेड है। लोगों का यानी कि पीपल, सेवाओं का यानी कि सर्विसेज और गुड्स, इन सब का एक्सचेंज बड़े स्तर पर है और इसको फैसिलिटेट करती हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन एंड कम्युनिकेशन के मोड्स। इससे फिर बहुत सारी चीज़ों का जन्म होता है। आप आत्मनिर्भर तो रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट तो हैं, स्वतंत्र हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट भी हैं, लेकिन ये आत्मनिर्भरता ऐसी नहीं होती कि आप अपने तक ही सीमित होते हैं। आप अपनी बहुत सी आवश्यकताओं के लिए, अपनी नीड्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट हैं और दूसरी कंट्रीज़ आप पर डिपेंडेंट हैं। अपनी नीड्स को कहाँ से फुलफ़िल करना है यह आपकी चॉइस होती है। आप क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं और सॉवरेन हैं, आपके डिसीजंस को कोई इस मैनर में प्रभावित नहीं कर रहा। आप संप्रभु देशों के रूप में, राष्ट्रों के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अपनी नीड्स कहाँ से फुलफ़िल करनी है ये आपकी चॉइस है। किन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना है या नहीं ये आपकी चॉइस है। किन तरह के पैक्ट पे साइन करने हैं या नहीं ये आपकी चॉइस है। अपनी चॉइस होते हुए भी, स्वतंत्र रहते हुए भी आप ये कर रहे हैं। तो हम इसको इस तरह से ना देखें कि आज हम जब इंडिपेंडेंट हैं तो उसका मतलब कि हम आइसोलेटेड हैं, हम क्लोज्ड हैं, हम किसी से जुड़े हुए नहीं हैं। आपकी निर्भरता का कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन आज आप विश्व के अलग अलग संसाधनों पर निर्भर हैं। ग्लोबली कितने भी अलग रिसोर्सेज हैं, आप उन पर डिपेंडेंट हैं। आपने खुद चुना है उन पर डिपेंड होना, आप पर कोई बाउंडेशन नहीं है। आपने चुना है कि आप उस पर डिपेंड होंगे। दूसरी तरफ ज़रूरी नहीं है कि आप उन पर डिपेंड हुए बिना नहीं चल सकते हैं, लेकिन हो सकता है प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में आप पीछे की ओर चले जाएं। तो आज जिस स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप खड़े हैं, सोसाइटी के लिए जैसी लिविंग कंडीशन आज आपने प्रोवाइड की है, पॉलिटिक्स में आज आप जितनी लिबरल पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है आप इनमें पीछे की ओर चले जाएं। आप पर कोई पाबंदी नहीं है कि आपको ये निर्भरता बनाए रखनी है, ये डिपेंडेंस बनाए रखनी है। वो डिपेंडेंस आपकी चॉइस की हैं। आप चाहते हैं कि आप इस वर्ल्ड एसोसिएशन का, विश्व से आपके इस जुड़ाव का भरपूर लाभ अपने लोगों को दें, उनका विकास हो। फिर विश्व में प्रत्येक देश यही भावना रखता है, हर कंट्री वर्ल्ड लेवल पर इसी थॉट से चलती है और वो भी अपने लोगों को भरपूर लाभ देना चाहता है। इस कारण से आप दुनिया से जुड़े हुए हैं। आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ मेंटेन रखनी है और इस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए, उस इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत सी टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नो हाउ, एनर्जी रिसोर्सेज और फाइनेंसेस की ज़रूरत रहती है और ये आप विश्व स्तर से मोबिलाइज़ करते हैं। वर्ल्ड लेवल पर इन रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन होता है क्योंकि आप अपने समाज को, लोगों को, देश को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं। तो ये आपकी चुनी हुई निर्भरता है विश्व पर। इट इज़ योर चूजन डिपेंडेंस, कंपेल्ड या बाउंड नहीं है आप। लेकिन ये चूजन डिपेंडेंस होते हुए भी आप इंडिपेंडेंट इसलिए हैं क्योंकि हर किसी की किसी ना किसी पर किन्हीं रीज़न से डिपेंडेंस है। तो एक म्यूचुअल सी अंडरस्टैंडिंग बनी है पूरे वर्ल्ड में, एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग आप इसे कह सकते हैं। और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये दौर ही डिपेंडेंस का है।
तो यही एक नया दौर है जिसमें डिपेंडेंस ही इंडिपेंडेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज आप विश्व भर पर निर्भर है, कोई समस्या नहीं, ये एक तरह का आत्मनिर्भर है, कोई इशू नहीं है इसमें। दिस इज़ द न्यू नॉर्मल नाउ डेज। ओके, ऐसे में विश्व की बुनियाद को समझना जरूरी है। उदाहरण ये है कि आज आप इस बात से प्रभावित हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और यूक्रेन में पैदा हुआ अनाज वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहा, लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा, और इसके कारण भारी कमी हुई है अनाज की, खासतौर गेहूं की विश्व स्तर पर, और उस कमी के कारण कीमतें बढ़ रही हैं, गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं विश्व स्तर पर। इससे महंगाई है, और महंगाई से निपटने का जो अलग अलग सेंट्रल, रिज़र्व या फेडरल बैंक्स के पास तरीका है वो यही है कि इंटरेस्ट रेट हाई किए जाएं। दैट्स इट। सो अगर आप चाहते हैं कि इन्फ्लेशन डाउन आ जाए तो आप इंटरेस्ट रेट हाई करेंगे। विश्व भर में ये तरीका अपनाया जाता है ताकि मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसे रिड्यूस किया जाए। तो लिक्विडिटी को कम करना है, यानी कि पैसे की उपलब्धता मार्केट में जो है उसे कम करना है कि मार्केट से पैसा खींच जाए, लोगों के हाथ में कम पैसा हो, लोग कम मांग करें, तो इसकी वजह से जो सप्लाई है वो फिर डिमांड के बराबर आ जाए। अगर सप्लाई का बार यहाँ है और डिमांड का बार यहाँ है तो ये डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप है। इसके तहत उन गुड्स के लिए कंपटीशन ज़्यादा है, और जब कंपटीशन अधिक होता है किसी चीज़ के लिए तो उसकी कीमतें अधिक हो जाती हैं। सप्लाई कम है, डिमांड अधिक है, कीमतें ज़्यादा हैं। इससे जो मॉनेटरी वैल्यू है उस करेंसी की वो डिग्रेड हो जाती है, पैसे की कीमत गिरती है। आप 100 रुपये में हो सकता है पहले 2 किलो दूध ले पा रहे हों, लेकिन शायद अब 1.5 किलो ले पाएँ। 100 रुपये की कीमत गिर गई है, उससे आप कम गुड्स और सर्विसेज फैच कर पा रहे हैं पहले के मुकाबले। विश्व भर के स्तर पर ये नीतियाँ एक साथ अपनाई जाना, एक ही तरह की नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, और उसका कारण विश्व के किसी एक कोने में रशिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध थे। उसके फलस्वरूप, उसके रिजल्ट में, यानी कि उसके कॉन्टेक्स्ट में यूएसए की कई तरह की सैंक्शंस, यूरोपियन सैंक्शंस ऑन रशिया, यानी कि कई तरह के आर्थिक प्रबंध लगाए गए रशिया पे, और उसकी वजह से रशिया की गैस, क्रूड और दूसरे कई नेचुरल रिसोर्सेज भी अवेलेबल होने बंद हो गए दुनिया को। उससे भी महंगाई है, और ये सिचुएशन अगर बनी रही, इंटरेस्ट रेट हाई रखना, लिक्विडिटी कम करना, तो हो सकता है ये डिमांड वाले एरो नीचे आके सप्लाई के एरो के बराबर आ भी जाएं, लेकिन समस्या ये पैदा हो जाएगी कि इस इंटरेस्ट रेट हाई और लिक्विडिटी कम वाले दौर में निवेश कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट श्रिंक कर जाएगा, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी, पूंजी का निर्माण नहीं होगा। और उस परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि डेवलपमेंट, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कॉम्प्रोमाइज़ होना किसी भी देश की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी ग्रोथ रेट में गिरावट आने जैसा। तो ग्रोथ रेट डाउन जाएगी, मतलब देश के स्तर पर जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कम हो जाएंगी, गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस हो रही हैं, तो कम रॉ मटेरियल की नीड है, कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कम एम्प्लॉयज़ की नीड है,
तो एम्प्लॉयज़ की नीड कम हो जाएगी और इसके तहत रॉ मटेरियल देने वालों की इनकम सफ़र करेगी, एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोगों की वेजेस और सैलरीज सफ़र करेंगी, बेरोज़गारी फैलेगी और इनकी इनकम परचेजिंग पावर डाउन हो जाएगी। तो इनकम डाउन हो जाएगी, परचेजिंग पावर डाउन आ जाएगी, पॉवर्टी तो बढ़ेगी ही, माल न्यूट्रिशन तो बढ़ेगा ही, डिजीज़ेस बढ़ेंगी ही, लेकिन दूसरी और जो चीज़ देखी जाएगी वो ये कि बड़े स्तर पर जीडीपी और घटेगी, ग्रोथ रेट और घटेगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी फॉल करने लग जाएगी और ज़्यादा लोग बेरोज़गार होंगे। और ये आप रिसेशन की बात कर रहे हैं, आर्थिक मंदी का दौर, इकोनॉमिक रिसेशन का दौर। ये सब चीज़ें आज विश्व स्तर पर हो रहे इन एक दूसरे पर निर्भर संबंधों के कारण हैं। आप निर्भर हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से बचे नहीं रह सकते, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ से बचे नहीं रह सकते, और उसका नतीजा यहाँ पर हमने देखा। इसको समझने के लिए आपको यूक्रेन समझना होगा, आपको रशिया समझना होगा। रशिया की ग्लोब पर जियोग्राफिकल पोजीशन, रशिया के फिजियोग्राफिक लैंडफॉर्म्स यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, रशिया के नेचुरल रिसोर्सेज, रशिया की सोसाइटी, रशिया का कल्चर, रशिया की पॉलिटिक्स और रशिया की प्रायोरिटीज़ एंड आइडियोलॉजीज़ को समझना होगा। आपको यूक्रेन को समझना होगा। मैं उदाहरण के तौर पर एक बात बता दूं, मैंने यूक्रेन से ही क्यों जोड़ा वीट को। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का जादू समझ में आएगा कि मैंने इसी को क्यों जोड़ा। ध्यान से समझिए। देखिए, यूक्रेन जो है वो विश्व के कॉन्टिनेंट यूरोप का पार्ट है। यूरोप को अगर मैं बांटूं तो उसके चार, पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बात की है, उसके चार मेन फिजियोग्राफिक रीजन्स आइडेंटिफाई होते हैं। एक नॉर्दर्न लोलैंड, एक अल्पाइन रीजन, एक वेस्टर्न हाईलैंड, एक सेंट्रल अपलैंड। ठीक है, सुन लीजिए, अभी डिटेल में करेंगे। नॉर्दर्न लोलैंड, सेंट्रल अपलैंड, लोलैंड अपलैंड, अल्पाइन रीजन एंड वेस्टर्न हाईलैंड। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि यूरोप में जो ये नॉर्दर्न लोलैंड है, ये नॉर्दर्न लोलैंड एक तरह से यूरोप का ग्रेट प्लेन है। इट इज़ द ग्रेट प्लेन ऑफ यूरोप, पूरे यूरोप का ग्रेट प्लेन। जैसे इंडिया का ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, गंगा का मैदान, वैसे ये ग्रेट प्लेन है। और ये ग्रेट प्लेन एग्जैक्टली वहाँ का एक्सटेंसिव ग्रासलैंड है। और ये एक्सटेंसिव ग्रासलैंड यूरोप में ही मिड और वेस्ट में प्रेरीज कहलाता है, और यूरोप के ही ईस्ट तक आते आते यूक्रेन में स्टेपे कहलाता है। या तो प्रेरी ग्रासलैंड या स्टेपे ग्रासलैंड। और वर्ल्ड में ये जितने भी ग्रासलैंड हैं ये फ्लैट होते हैं, ये ग्रासलैंड एरियाज़ हैं। और ग्रासेस का मतलब ये है कि यहाँ पर उतनी रेनफॉल नहीं होती कि फॉरेस्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पर इतनी कम भी नहीं होती कि डेजर्ट हो जाए। इवन डेजर्ट से फॉरेस्ट तक पहुँचते हुए बीच में जो इंटरमीडिएट सेक्शन है वो ग्रासलैंड्स होते हैं। ठंडे और गर्म ग्रासलैंड्स दो तरह से बांटे जा सकते हैं, यूरोप का और एशिया का।
टोटल अगर मैं यूरेशिया कह लूँ तो यूरेशियन स्टेपे ग्रासलैंड्स, जिसे स्टेपी भी कह देते हैं, फिर मिड और वेस्टर्न यूरोप का प्रेरीज, इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मिड वेस्टर्न प्रेरी ग्रासलैंड, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अर्जेंटीना का पंपास, और ये ठंडे में है। पंपास इन द साउदर्न अमेरिका अर्जेंटीना रीजन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिड वेस्टर्न प्रेरीज, यूरोप मिड और वेस्टर्न यूरोप प्रेरीज, यूरोप ईस्टर्न and the Russian region, that is the Asian, that is the steppes. These are the grasslands. और गर्म में अफ्रीका के सवन्नास आर वेरी फेमस। अफ्रीका का सवन्ना वो एक गर्म ग्रासलैंड के रूप में आप देख लीजिए। ये ग्रासलैंड्स वर्ल्ड में बहुत ही कन्वीनियंट और कंफर्टेबल रहे होंगे लेवल्ड एरिया की वजह से, प्लेन एरिया की वजह से, खेती बाड़ी के लिए, फॉर द फार्मिंग, और अधिक जनसंख्या के बसने के लिए। तो यूरोप में यही नॉर्दर्न लोलैंड हैं जहाँ पर मैदानी इलाका होने की वजह से भारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, और यही यहाँ का हाई लेवल पॉपुलेशन डोमिनेंट एरिया है। और इस नॉर्दर्न हाईलैंड का, इस प्रेरी और स्टेपे ग्रासलैंड का एक एक्सटेंसिव एरिया यूक्रेन में कवर होता है, और इसीलिए यूक्रेन भारी पैमाने पर वीट की पैदावार करता है। और यही कारण है कि युद्धों के कारण वही वीट जो वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में उगाई और काटी और बेची जाती हैं, वो फंस चुकी है और वो दुनिया भर को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वीट की कीमतें बढ़ चुकी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बढ़ी हुई वीट की इन्हीं कीमतों के मद्देनज़र भारत की सरकार ने वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। उसका तर्क ये दिया गया कि जो बड़ी वेस्टर्न कंपनीज हैं वो इंडिया के फ्री मार्केट सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हुए वीट को स्टॉक कर लेंगी और लोगों को फिर एक्सप्लॉइट करेंगी, महंगा देंगी। इसलिए अपने बाज़ारों में महंगाई, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वीट उन प्राइवेट प्लेयरों के कंट्रोल में जाने से रोकने के लिए हमने एक्सपोर्ट बैन लगाया है। यूक्रेन किन्हीं कारणों से फेमस है वीट कल्टीवेशन के लिए। उसका कारण वहाँ की संरचना, दैट इज़ द नॉर्दर्न हाईलैंड ऑफ द यूरोप, द स्टेपी ग्रासलैंड एरिया। अभी से खोलो। रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, फूड ग्रेन्स स्टॉक हो चुकी हैं यूक्रेन में और वो स्टक हो गई हैं, बाहर निकल नहीं सकती, और भारत की सरकार ने इसकी वजह से वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। विश्व जुड़ा है, ये आपको यहीं से समझ आता है, और इस युद्ध से पूरे विश्व भर की नीतियां परिवर्तित हैं, ये भी आपको नज़र आता है। वो आपने इंटरेस्ट रेट में भी देखा और रिसेशन आने की परिस्थिति हो, इस चीज़ में भी आपने ऑब्जर्व किया। तो ये हमें क्लियर हुआ इन दो चीज़ों के साथ, एक तो शॉर्टेज ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज़, दूसरा सभी देश के राजनीतिक निर्णय और बैंकों के लिए हुए फैसलों से कि दुनिया आज भारी स्तर पर एक दूसरे पर निर्भर है, जुड़ी हुई है। आप अकेले अपने देश की पॉलिटिकल पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, सोशल या फिर कल्चरल पॉलिसीज़ नहीं बना सकते। आप विश्व से जुड़े हुए हैं, नीतियाँ आप ही बनाएंगे, आपकी बनाई हुई नीतियाँ पूरे विश्व को प्रभावित करती हैं। इसी तरह से विश्व में हो रहे परिवर्तन आपको प्रभावित करते हैं। यहाँ से ये ज़रूरी हो जाता है कि आप एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव नॉलेज के लिए रीजन्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करें, स्टडी करें। आपकी चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे ही आपकी किसी तरह की फ्री ट्रेड इकोनॉमिक अग्रीमेंट्स हैं, आपके किन्हीं कंट्रीज़ के साथ कल्चरल एक्सचेंजेस हैं या पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस हैं, ये सब चीज़ों को आज के कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप वर्ल्ड रीजन्स को अच्छे से स्टडी करें। उन रीजन्स की इकोनॉमी, उन रीजन्स की नेचुरल रिसोर्सेज, उन रीजन्स की पॉलिटिक्स अगर ऐसी है तो क्यों है। आप यूरोप को पढ़ कर के आज ये बहुत अच्छे से सीख जाएंगे।
इससे ज़्यादा इस लेक्चर की ओपनिंग में समझाने की कोई नीड नहीं। उसका रीज़न ये है कि हम इसको उस मैनर में अप्रोच करेंगे, कंटेंट पढ़ाते पढ़ाते हम आपको हर बार प्रैक्टिकली ये रियलाइज़ कराएंगे कि वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है। हम दो तरह से इसे समझा सकते थे। एक तरीका था कि हम वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के बारे में आपको एक डिटेल्ड डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन दें, और दूसरा तरीका है हम कंटेंट को अप्रोच करें और हर पड़ाव पर आपको ये महसूस कराएं कि ये है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का पर्पस, उसकी अंडरस्टैंडिंग का पर्पस। सो हम सीधे सेकंड अप्रोच अप्लाई करेंगे। इसके लिए आज हम सबसे पहले जिस रीजन को पढ़ेंगे, इसके लिए शब्द यूज़ होगा रिल्म। आज हम जिस रिल्म को पढ़ेंगे, रिल्म क्या होता है हम सीखेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम जिस रीजन को या रिल्म को पढ़ेंगे, दैट रीजन इज़ यूरोप। हम यूरोप से शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम किसी रीजन के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि हम उस रीजन को डिमार्केट करें। हमें ये पता हो कि वो रीजन एग्जैक्टली है कहाँ, वो कहाँ पर आता है। उसके लिए हम मैप्स यूज़ करेंगे। सभी प्रोसेसेस बहुत ही नेचुरल से होंगे। इस तरह के कोई पॉपअप विंडोज़ नहीं होंगे कि मैप अचानक से आ जाएगा। हम प्रैक्टिकली सब करेंगे और लाइफ लॉन्ग यही चीज़ें आपके ब्लड में रहेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में किन्हीं तरह की टेक्नोलॉजीज़ या पॉपअप्स आपकी हेल्प नहीं करेंगे। आपने लाइफ में जो चीज़ें अपने स्तर पर सीखी हैं, आत्मसात की हैं, वो हमेशा आपको भूलेंगी नहीं, आपका साथ देंगी। इस विंडो को बंद कर दीजिए। हम उसी मैनर में चलेंगे। जब हम वर्ल्ड के इन रीजन्स को समझने जा रहे हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं। एक चीज़ ये है कि जब मैंने ग्रासलैंड्स की बात की, प्रेरीज और स्टेपेस, तो अलग अलग तरह की डेफिनेशंस हैं ग्रासलैंड्स को एक्सप्लेन करने की। उन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जाएं तो 20 से 40% वर्ल्ड का जो लैंड है वो ग्रासलैंड्स को डिवोटेड है। 20 से 40% वर्ल्ड का लैंड ग्रासलैंड को डिवोटेड है। और एक फैक्ट ये है कि वर्ल्ड के हर कॉन्टिनेंट में ग्रासलैंड्स हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका, और यही ग्रासलैंड्स बहुत हैवीली एक्सप्लॉइटेड हैं। यही ग्रासलैंड्स वर्ल्ड के ब्रेड बास्केट्स हैं, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे इंडिया का, चाहे यूरोप का। हाई लेवल पॉपुलेशन डोमिनेशंस हैं, और यही ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन इस लेवल पर है कि क्लाइमेट चेंज से जुड़ी बड़ी गतिविधियाँ इन्हीं ग्रासलैंड्स में हैं। वो चाहे डिफॉरेस्टेशन की बात हो, चाहे नेचुरल वाटर बॉडीज़ को इनक्रोच या कंटेमिनेट करने की बात हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी को इम्पेक्ट करने की बात हो। ग्रासलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन्स, चर्चा का केंद्र हैं। तो हमने देखा कि 7 कॉन्टिनेंटों में से ये अंटार्कटिका में नहीं है, तो शुरुआत हमें 7 कॉन्टिनेंट से ही कर लेनी चाहिए, है कि नहीं, कि वो क्या है। तो ये हमारे पास ग्लोब है, इसके लैटिट्यूड्स, इसके लॉन्गिट्यूड्स हम आज आपको नहीं समझाएंगे, उसके हमारे लेक्चर्स हैं, आप उन्हें अटेंड करिए। आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ आ जाएगा, इक्वेटर समझ में आ जाएगा, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल समझ में आ जाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल समझ में आ जाएगा। उस पर समय आज नहीं दिया जाएगा, हम वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हैं। आप प्लीज़ उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं, हमारी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में है। हम कहानी आगे से शुरू करेंगे, रीजनल ज्योग्राफी से ही शुरू करेंगे। अगर हम ग्लोब को देखें तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये ढूंढ लेते हैं कि भारत कहाँ है। देखिए, ये भारत है, इंडिया। इंडिया को अगर ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर ये जो आकृति बनी, लुक एट द शेप, ये कुछ इस तरह की शेप बनी। ये कुछ इस तरह की भी हो सकती थी,
ये कुछ इस तरह की होती तो ये गल्फ होती, ये कुछ इस तरह की है तो ये बे है। तो दिस इज बे, दिस इज गल्फ। क्रीक भी करेंगे हम, ये क्रीक है, गुड बॉय, ये भी अच्छी बात है। ये ज़्यादा चौड़ी है, ये कम, ये नैरो नहीं है, ये नैरो है, ये बे है, ये गल्फ है। तो बस ऐसे सीखते जाएंगे हम। इस बुक जिसको हम फॉलो करेंगे, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा खड़ी की गई एक किताब है, इंटरनेशनल ऑथर की। इट इज़ द बेस्ट बुक अवेलेबल ऑन दिस सब्जेक्ट, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। जादुई तरीके से आप हर रीजन, हर माउंटेन, हर रिवर, वेजिटेशन सब सीख जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि सब फेंका गया आपकी तरफ। आप आसानी से समझ जाएंगे कि फ्रांस और स्पेन को पाइरेनेज माउंटेन सेपरेट करते हैं। कौन से माउंटेन? पाइरेनेज माउंटेन। और यही अगर हमें फैक्चुअली याद करना हो कि वर्ल्ड में कौन कौन से मेन माउंटेन्स हैं जो कंट्रीज़ को डिवाइड करते हैं, शायद हम फंस जाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आप बड़ी खूबसूरती से सीख जाएंगे कि बुडापेस्ट की हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी वेना, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड से एक नदी हो करके गुज़रती है। वो यूरोप की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, दैट इज़ दनेपा। हम समझेंगे, ओके, दैट इज़ दानूबे। द नेम ऑफ द रिवर इज़ दानूबे, ओके, एंड द अनदर वन इज़ द राइन रिवर। सेम ही जगह से दोनों आएंगी, एक ईस्ट में चली जाएगी, एक नॉर्थ वेस्ट में, ओके। देखिए हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से आप इस लेक्चर के बाद समझ जाएंगे कि ब्लैक सी और एजेंसी इन दोनों को जोड़ती है एक पतली सी जल की धारा, जिसे स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कहते हैं, या फिर स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल। दैट्स इट। यही चीज़ें एक चार्ट की फॉर्म में लिखाना, लेकिन रीजनल ज्योग्राफी के जादू और तिलिस्म से समझना हमेशा हमेशा के लिए आपके जहन में इन्हें पक्का करता है। तो हो सकता है कि आपको फील ऐसी ना आए कि बहुत सारी स्ट्रेट्स, बहुत सारे माउंटेन्स या बहुत सारे बेज या ओशियन सीज के नाम क्यों नहीं आ रहे, लेकिन जादू ये है कि कहीं किसी भी डब्बा रूपी, कॉलम रूपी लिखे हुए आंकड़े को पढ़ लेना, आप उससे ज़्यादा पढ़ जाएंगे, लेकिन कहानियों के माध्यम से। ये खासियत है। तो ये बे है, ये गल्फ है। तो हम जब भारत की बात करते हैं, देखिए ये भारत, देखिए ये बे बनी ना, ये बे, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशियन है। तो इंडिया का ये आधा हिस्सा यहाँ से नीचे तक ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से, वेस्ट में अरेबियन सी से, और साउथ में इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। इसलिए तीन तरफ से जो भी लैंड मास वाटर बॉडी से घिरा रहे, उसे पेनिनसुलर रीजन कहते हैं। पेनिनसुलर। पेनिनसुलर, दैट इज प्रायद्वीपीय, ओके। और यूरोप के जिस रीजन को हम पढ़ रहे हैं, इसमें कई पेनिनसुलास हैं। यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ आइलैंड्स and peninsulas and the coastal lands. So many islands are there, many peninsulas are there and many coastal lands are there. हाँ? आप बड़े आराम से देखेंगे कि बहुत सारे पेनिनसुलाज हैं, तीन तरफ से पानी से घिरे हुए, पर चौथी तरफ से नहीं, वो पेनिनसुलाज हैं। तो भारत ये बे थी, लेकिन ये गल्फ है, दिस इज गल्फ। और यहाँ है ईरान,
और इसका पहला नाम था पर्शिया, फारस। तो ये गल्फ है पर्शिया की, इट इज़ द पर्शियन गल्फ, इट इज़ द फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ। अखबार में अक्सर, आर्टिकल्स में अक्सर और आम चर्चाओं में अक्सर हम इन जगहों के नाम सुनते हैं, हमें पता होने चाहिए। और पर्शियन गल्फ तो खासकर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्रूड की सप्लाई के लिए। तो दिस इज वन ओशियन, दैट इज इंडियन ओशियन। इंडिया से ईस्ट की तरफ गए, चीन आया, आगे बढ़े। देखिए रशिया और चीन के ईस्ट कोस्ट से शुरू होके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट तक जो है ये बड़ा विशाल, इट इज़ अ पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ध्यान से देखिए, अक्सर हम किन शब्दों में फंसते हैं पढ़ते हुए, बस ये शब्द हमें कुछ फंसाते हैं। वो क्या? कार्डिनल डायरेक्शंस को हमेशा अपने ध्यान में रखें, कभी फंसेंगे नहीं। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब ध्यान से देखिए, तो मैंने अभी क्या कहा, पैसिफिक ओशियन का स्ट्रेच जब मैंने डिस्कस किया तो डिस्कस यही किया, रशिया और चीन के ईस्ट, उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया का भी तो ईस्ट है ना, और ये जो इंडोनेशियन आर्किपेलेगो, आर्किपेलेगो, छोटे 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 आइलैंड्स का समूह मिलकर के जब एक देश बनता है उसे हम आर्किपेलेगो कहते हैं। द ग्रुप ऑफ स्मॉल 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 आइलैंड्स। तो देखिए इंडोनेशिया को देखिए, कितने सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिल करके एक देश बन रहा है इंडोनेशिया, इट इज आर्किपेलेगो। ओके, ये टर्म्स हैं जो वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हुए हर रोज एनकाउंटर होंगी, एवरी डे यू विल एनकाउंटर देम। ओके, सो रशिया, चीन, साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया है, इंडोनेशिया इसी में आ रहा है, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट से शुरू होके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट में, क्योंकि इनका तो ये वेस्ट है ना और इनका ये ईस्ट है। ओके, तो एक ईस्ट वेस्ट वाली टर्मिनोलॉजी ये हुई और दूसरी ये हुई। पैसिफिक ओशियन का वेस्ट कोस्ट, पैसिफिक ओशियन का खुद का भी तो वेस्ट कोस्ट है, दैट इज ईस्ट ऑफ रशिया एंड चाइना, और पैसिफिक ओशियन का ईस्ट कोस्ट क्या है, दैट इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। सो टर्म्स अक्सर ऐसे यूज होती हैं, द ईस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, द वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, या ईस्ट कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन या वेस्ट कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, या ईस्ट कोस्ट ऑफ चीन और रशिया या वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। हमने ईस्ट वेस्ट के चक्कर में कभी फंसना नहीं। ये सबसे बड़ा है द पैसिफिक ओशियन। हम पैसिफिक ओशियन से आगे बढ़े, हम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एंटर हुए, हमने नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को पार कर दिया और ये ऊपर आर्कटिक ओशियन से जुड़ा हुआ इस तरह से एस की शेप बनाता हुआ, लेटर एस की शेप बनाता हुआ नीचे तक जाता हुआ ये अटलांटिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द एस शेप्ड अटलांटिक ओशियन। कौन कौन टच होता होगा इसे, आराम से देखते हैं। अटलांटिक ओशियन के वेस्ट में क्या है, ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट कोस्ट ऑफ